Hello, guys, and welcome back to the amazing course that we have started and the journey that we are on. And today, I believe you'll have a banger of a class, and we'll be discussing today. And this free course for CDS preparation that you all know is 100% free and is bilingual. Also, in this course, guys, you can send me a doubt. If you have any genuine doubt, you can send me on Instagram. You can mail it to me. I'll be very happy to reply to you guys and solve your queries. आज हम इस क्लास में इंडियन पॉलिटी की जो क्लास सेकंड है इसमें डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल. पिछली क्लास में वी हैड अ वेरी ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, नॉट नेसेसरली इन डिटेल्स, जो कि मैं आपको आगे कराऊंगा अभी, परंतु हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के थ्रू ये समझते हुए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना क्या, उसको समझने के लिए बहुत ब्रीफ में यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जानना हो तो उसका सबसे बेहतर तरीका है प्रीएम्बल को जानना, प्रीएम्बल को समझना. प्रीएम्बल क्या है ये जानना, और जो कि आज हम इस क्लास में और इसके आने वाली एक दो क्लासेस में और गिव मी सम टाइम एंड हैव फेथ इन मी. आई विल बी जस्ट कंप्लीटिंग दिस टॉपिक ऑफ प्रीएम्बल इन सच ग्रेट डेप्थ, जिसकी जरूरत भी है. ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पेपर के लिए जरूरत नहीं है, एंड आई विल बी डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, बट इतनी डिटेल में और इतने अच्छे तरीके से आपको कराऊंगा मैं कि यू विल बी नॉट जस्ट कंपीटिंग विद योर फेलो फ्रेंड्स की एंड टेलिंग देम हु इज द बॉस. ये एसएससी यूपीएससी वालों के साथ भी आप टक्कर ले जाओगे बड़े आराम से. एनीवेज गाइस, इन दिस क्लास we'll be discussing on the preamble, and before discussing on preamble, it's important to understand preamble का source क्या है. तो not necessarily directly जो source है, परंतु aims and objectives resolution, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, aims and objectives जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो पहले जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से फंक्शन करेगी, क्या आइडियाज होंगे, किन आइडियल्स पे काम करेगी, उन सब के बारे में ब्रीफ जो एक रेजोल्यूशन रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उसको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन बोलते हैं. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था, एंड इट वाज अडॉप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947. Don't have to remember the names and the dates. Obviously, aims and objectives resolution पता होना चाहिए, but dates इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यहाँ पे. खैर, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, aims and objectives resolution, what? It's a tongue twister, man. Aims and objectives resolution is believed to be the source of preamble. All right. So, preamble अपने आप में, we the people of India, preamble के जो ये शुरुआती शब्द है, और ये प्रीएम्बल पूरा कहां से आया, आइडिया कहां से आया. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट्स द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन जरूर थे, यूनाइटेड किंगडम्स का कॉन्स्टिट्यूशन जरूर था, द बिल ऑफ राइट्स ऑफ पीपल इन जनरल, लाइक ऑफ वेरी सम बेसिक राइट्स जो दिए गए थे, ठीक है, जो मैग्ना कार्टा था यूनाइटेड किंगडम का, और बेसिक राइट्स थे, परंतु एक कहीं ना कहीं एक एस्टैब्लिश्ड तरीके से, एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटी नहीं थी, एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एंड इट वाज नॉट फंक्शन ऑन दैट अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स एंटायरिटी एज वेल. सो बिकॉज आप सब जानते हैं मोनार्की था उस समय में. तो उस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रीएम्बल बनाया गया. ऑब्वियसली उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया तो नहीं था, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जरूर होगा, परंतु वी हैव टेकन दिस कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, और तब हमने लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हम भारत के लोग. आगे जो प्रीएम्बल में बातें करी गई हैं, वी हैव वेस्टेड द पावर्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव, वी वेस्टेड दोज पावर्स इन आवरसेल्व्स. भारत का संविधान जिन ताकतों को रखता है, वो ताकत लोगों से ही उसको मिलती है, और लोगों ने ही उसको दी है, भारत के नागरिकों ने ही उसको दी है. लोग नहीं, भारत के नागरिक कहना ज्यादा उत्तम होगा. सो मूविंग ऑन, व्हाई दिस वी द पीपल ऑफ इंडिया, वेयर दिस कंसेप्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड वेयर दिस कंसेप्ट ऑफ प्रीएम्बल केम इनटू बीइंग. हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों, ये सारी चीजों पर चर्चा करेंगे. 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसके बाद हमने कुछ बेसिक चीजों को जोल्ट डाउन किया हुआ था, परंतु कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा बनाने का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंसेप्ट था, दैट वाज फ्रॉम सेकंड कैबिनेट मिशन.
सेकंड कैबिनेट मिशन था, उसको जो ब्रिटेन की सरकार थी, एटली सरकार, उसने 1946 के अंदर उसने सैंक्शन किया कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और हम जैसा कि जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए, आज हम उसको इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को हमारे को आज़ाद घोषित नहीं किया गया था। वी वर नॉट इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। जो ये सेकंड कैबिनेट मिशन है, इसने दैट वेस्टेड द पावर टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर आवरसेल्व्स, बट वी वर बाय दिस कैबिनेट मिशन, वी वर ऑन दिस डे, वी वर an autonomous dominion. We were an autonomous dominion, मतलब कि हम अपने आंतरिक फैसले खुद लेंगे, परंतु हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके इंचार्ज स्टार्टिंग में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, और हमारे सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं, our security and external affairs will be managed by the United Kingdom and will be taking around decisions internally. इसका मतलब होता है ऑटोनोमस डोमिनियन। खैर, हमें ऑटोनोमस डोमिनियन बनाने की बात करी गई सेकंड कैबिनेट मिशन के अंदर, और हमारे को कहा गया कि आप अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हमें पसंद आएगा तो हम उस पर स्टैंप लगा देंगे कि हाँ, आप इस पे, इस कॉन्स्टिट्यूशन के दम पे अपना देश चलाइए। तो फिर वी द पीपल कहां से आया? ये तो होना चाहिए था भाई, द माइटी क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। भाई माइटी क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उसने हमारे को ये ताकतें दे दी, बट व्हाई द वी द पीपल? इसकी बात करेंगे। वी द पीपल इसलिए क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, वो ये चालाक अंग्रेजों से भी 2 कदम आगे थे। हमारे को जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया तो 26 जनवरी 1950 हम रिपब्लिक बन गए, जिसको आज हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। जब हम रिपब्लिक बन गए क्योंकि हमारे पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन, अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो गया, हमारा एक संविधान स्ट्रक्चर में आ गया, जिसके बेस पे हमारे पास लॉज एस्टैब्लिश हो गए। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमने बनाया था, जिसको रेटिफिकेशन कराना था, जिसका अंग्रेजों से, जिसको ब्रिटिशर्स ने रेटिफाई करके कहना था कि हाँ, ये तुम्हारा संविधान सही है, हमें ठीक लग रहा है, अब तुम लोग जो अनपढ़ गवार लोग हो वो तुम अपना देश चला लो, हाँ, तुम्हारे भरोसे तुम्हारा देश। वैसा सब हमने उनकी बातों को, उनकी चीजों को नहीं माना। व्हाट वी डिड, वी नेवर प्रेजेंटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर एंड आवर constitutional framers were smart enough. They never presented our constitution to the Britishers, and we adopted the constitution ourselves. We gave these powers to ourselves, and thus we the people, and not the mighty British crown presiding and residing, not just our India, but also giving these powers to India. So this is an interesting story behind We the People and कैसे प्रियम्बल और कैसे भारत का निर्माण हुआ। आज हम बहुत सारी बातें कह देते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बारे में, परंतु भूल जाते हैं कि किस प्रकार से, किस कीमत पे, किस श्रूड, किन विदेशी ताकतों से, जो अंग्रेज तो इतनी पावरफुल अपनी डोमिनियन, अपना एक कहीं कॉलोनी छोड़ने के बाद भी 70-60 साल तक बहुत ज्यादा वर्ल्ड पावर बने रहे। रिसेंटली दे हैव बीन इन डिक्लाइन, परंतु समझने की जरूरत है कि इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर से आप फोर्स के साथ आजादी नहीं ले सकते थे, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स जानते थे। उन्होंने जिस समझदारी से, जिस असली पॉलिटिक्स से इस देश को आजाद कराया है, जिस इस देश के पास जो आज पावर्स हैं, इस देश को जो यूनाइट कराया सरदार पटेल जैसे लोगों ने, वो उन सब चीजों को हम भूल के आज हम सेक्टेरियन पॉलिटिक्स की बातों में बड़ी जल्दी फंस जाते हैं। Anyways, so let's not divert ourselves, but this is something very interesting. आप जब इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटिक्स में मत पढ़िएगा, जस्ट मार्वल एट द फैक्ट कि किस प्रकार से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, किस प्रकार से इंडियन पॉलिटी का निर्माण हुआ है, एंड यू विल रियली एंजॉय द होल जर्नी। मजा आएगा आप सबको।
जैसा कि मुझे पढ़ने में आया था और पढ़ाने में आ रहा है. एनीवेज गाइज, सो वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, हैविंग solemnly resolved to constitute India into भारत को, हमने ये सोलमली रिजोल्व, हमने सोलम रिजोल्व ले लिया, एक दृढ़ निश्चय कर लिया है भारत को किस चीज में बनाने में. कैसा बनाएंगे मेरा भारत, कैसा होगा मेरा सपने का भारत, हाँ, कैसा भारत बनाने का निर्णय लिया. ऐसा निर्णय लिया सोवरेन. अब कुछ ऐसा शब्द आएगा जो बाद में ऐड हुआ, सोशलिस्ट. उस समय ये नहीं था तो आप सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign क्या है, socialist क्या है, secular क्या है, democratic क्या है, republic क्या है, सब कुछ जानेंगे. We the people, जैसा कि आपने जाना, we vested the powers to ourselves. The source of power of India is through the people of India itself. द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ पावर. मैं ये बात कम से कम 8-10 बार कह चुका हूं अब तक. आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कोई अलग टर्म नहीं है, इसके लिए एक अलग टर्म भी है जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये टर्म काम की, आपके काम की नहीं है. जस्ट डोंट हैव टू रिमेंबर दिस टर्म. बट ऑटो मतलब सेल्फ, थॉनी, CHTHONY स्पेलिंग हो सकती है, 1% चांस है गलत हो. ऑटोक्टोनी मतलब मेरी जमीन से ही मैं अपनी शक्तियां प्राप्त करता हूं. So this is autochthony. We the people. All right. Now moving on. So as you all know, these were adopted in the 42nd Constitutional Amendment Act. And there was this another word, integrity. Anyways, we'll be discussing about all these words, what these mean today and what these words meant. सोशलिस्ट, सेक्युलर, मैं भी आपको बता दूं, ये 2 वर्ड्स का यूज तो नहीं किया गया था हमारे प्रियम्बल के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, परंतु इन 2 वर्ड्स की जो सेंस है, इन 2 वर्ड्स का जो सार है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स इतने समझदार थे कि इन वर्ड्स को, आप सोचेंगे कि अगर सेक्युलर नहीं लिखा था तो क्या हमारा भारत सेक्युलर नहीं था? अगर सोशलिस्ट नहीं लिखा था क्या हमारा भारत गरीबों का ध्यान नहीं रख रहा था? ऐसा कुछ नहीं है. These words were implicitly there in the constitution and these ideals were followed by the constitution itself. Anyways, all right. So what is sovereign? Sovereign क्या है? आप सोचते होंगे कि आपके पिताजी घर के फैसले खुद लेते हैं, तो इज ही द सोवरेन? लाइक आपने सुना होगा सोवरेन वर्ड यूजुअली क्योंकि राजा के लिए यूज करते हैं, फिर हेड के लिए यूज किया जाता है. जो ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश किंग या क्वीन होती है, उनके लिए द वर्ड सोवरेन इज यूज्ड. सो रेदर देन सेइंग ओ द माइटी किंग, यू कैन से ओ माइटी सोवरेन, बिकॉज ही इज नॉट बाउंड बाय एनी अदर रूल except established by her own self. So, in the similar way, how India is sovereign. तो आप सोचते होंगे यार सोवरन है, दूसरा कोई कंट्री के रूल्स पे हम बाउंड नहीं है, जिस रूल्स को हमने नहीं बनाया उसके अलावा हम किसी भी रूल्स को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं है. तो ये यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो है, इसका क्या चक्कर है? यूनाइटेड ने, एक तो मैं पेन दूसरे यूज करना भूल जाता हूं जब भगवान ने ऑप्शन दिया, इतना बढ़िया. खैर, तो सोवरेन, इंडिया अपने फैसले खुद लेता है. तो यूनाइटेड स्टेट्स का, यूनाइटेड नेशंस का क्या चक्कर है? ये यूएन अपन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए लड़ते बढ़ते रहते हैं कि भाई ये सिक्योरिटी काउंसिल, अभी आपको करंट अफेयर्स में ध्यान रखना चाहिए कि अभी अपने को टेम्परेरी सीट में मिली हुई 2 साल के लिए. एनीवेज, तो यूएन के जो फैसले हैं, क्या वो हमारे ऊपर बाध्य नहीं है? आर दे नॉट लीगली बाइंडिंग?
इस सेम टॉपिक के ऊपर मेरी काफी लंबी बहस भी हुई थी मेरे टीचर के साथ, बहस तो नहीं, डिस्कशन जरूर हुई थी काफी टीचर के साथ. ही टोल्ड मी इन द क्लास कि यूएन के जो फैसले हैं दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, बट दे आर लीगली बाइंडिंग. हाउ दे आर लीगली बाइंडिंग? इवन व्हेन वी आर सोवरेन, हाउ दे आर लीगली बाइंडिंग? दे आर लीगली बाइंडिंग एज इन हम उनको करने के, उनको मानने के, या फिर उस जो हमने ट्रीटी साइन करी है, ट्रीटी क्या होती है, सब होती है, हम इस कोर्स के ड्यूरेशन में समझेंगे. तो इस ट्रीटी के रूल्स को हम फॉलो करने के लिए लीगली हम बाउंड हैं, हमारे ऊपर कानूनी बाध्यता है. परंतु यदि हम ना करें तो ये तो हमारी सोवरेनिटी चली गई. हम ना करें तो ना करें. हम लीगली बाउंड हैं, हम ना करें तो ना करें. जैसा कि इसको आप एग्जैक्ट तो आपको एग्जांपल नहीं लगेगा, परंतु यू आर लीगली बाउंड टू वेयर अ हेलमेट व्हेन यू आर ऑन अ बाइक. बट यदि आप ना करो तो भाई, ना करो तो चालान कटेगा. तो ऐसे ही यूएन के अगर आप कन्वेंशंस को फॉलो ना करो तो सैंक्शंस लगेंगे, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगते हैं. भाई ना लगे, कई बार पुलिस वाला ना मिले तो चले भी जाए, ठीक है. ऐसे तो आई एम नॉट प्रोमोटिंग दैट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. बट बहुत बार सैंक्शंस नहीं भी लगाते हैं, दे फोर्स और परसुएट द कंट्री टू टेक द राइट स्टेप्स, राइट मेजर्स. परंतु बहुत सारे जो इतने इंपॉर्टेंट कन्वेंशन नहीं होते उनके लिए कई बार नहीं भी लगते हैं सैंक्शंस. परंतु जैसे काफी सारे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, से कन्वेंशन रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, और से कन्वेंशन रिलेटेड टू ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ओके, साइट्स जैसे कन्वेंशन हो गए, और दूसरे काफी सारे कन्वेंशंस. तो इन सारे कन्वेंशंस को यदि आप ना फॉलो करो तो इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी काफी, जिसके लिए आप कहें विजिल है, ठीक है. एनवायरमेंटल कम्युनिटी और न्यूक्लियर कम्युनिटी काफी ज्यादा विजिल, ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों का आपने नाम सुना ही होगा जरूर. तो लीगली बाइंडिंग है, परंतु इंडिया फॉलो ना करे तो ना करे, अपनी मर्जी इंडिया की. चाहे जैसे अमेरिका निकल के चला गया था पेरिस डील से, पेरिस कॉन्फ्रेंस से अमेरिका ने एग्जिट कर लिया, तो वापस एंटर कर लिया बिडेन ने. परंतु चाहे तो छोड़ दे. परंतु अगेन देन देयर आर दीज सम कन्वेंशंस, जैसे कि इंडिया ने अभी क्वाड ज्वाइन नहीं किया, इंडिया ने आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया, आरसीईपी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. तो इन सब कुछ कुछ जो ट्रीटीज होती हैं उसमें होता है रेचेट, स्पेलिंग मुझे नहीं पता क्या होती है रेचेट. तो देर इज दिस रेचेट क्लॉज. रेचेट उसको बोलते हैं यार, वो टुंटी वुंटी खोलने के लिए यूज करते हैं. वो उसमें क्या होता है, वो एक बार पहले घुमाया नट तो आगे जाके अटक जाता है, तो आप वापस उसको खोलते हो तो पीछे फ्री रहता है. परंतु एक बार आगे चला गया मतलब एक साइड में उसमें लॉक हो जाता है. मतलब आपने एक बार कदम रख दिया तो यू कांट मूव आउट ऑफ इट. यू कांट रेचेट क्लोज कहीं हो किसी कन्वेंशन में तो यू कांट स्टेप आउट ऑफ दैट कन्वेंशन. यू हैव टू बी इन दैट कन्वेंशन. आप उसके फिर भी रूल्स ना फॉलो करो, ठीक है, आपके पास सेक्शंस लगेंगे, परंतु आप उस कन्वेंशन से फिर निकल नहीं सकते. जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि इंडियन स्टेट्स एक बार सेंटर को पावर दे दें किसी कानून को बनाने की, ठीक है, दो तीन स्टेट्स मिलके देते हैं कुछ चीज के लिए तो ठीक है, परंतु एक बार पावर दे दी जाए तो बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जो सेंटर अगर एक बार बना दे, स्टेट्स उनको ऑथोराइज कर दे, सेंटर भाई मेरे लिए बना दो, मेरे बस का नहीं हो रहा, तो दे कांट मूव आउट ऑफ दैट लॉ दैट द सेंटर हैज क्रिएटेड फॉर देम. एनीवेज, हम सब चर्चा करेंगे इन सब मुद्दों के ऊपर. तो परंतु ये समझना इन टर्म्स को, जो प्रियम्बल के अंदर टर्म्स है, इन टर्म्स को समझना इन डिटेल में ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ ये सोचना कि अच्छा सोवरेन मुझे पता लग गया क्या होता है. यू विल फाइंड इन एग्जाम्स बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब आप हर चीज 50 चीजों को याद नहीं कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ ये वाला कन्वेंशन, ये वाला कन्वेंशन. परंतु इफ यू हैव दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड सोवरेन, कि सोवरेन होता क्या है, तो आप बहुत सारे कन्वेंशन, बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारे पॉलिटी से रिलेटेड टर्म्स और क्वेश्चंस के बारे में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से आंसर दे पाएंगे. 1000 फैक्ट्स को याद करना या फिर एक टर्म को समझ के उसकी अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बिठाना, तो दो ऑप्शंस आपके पास हैं. आपको लगता है कि आप बहुत सारे फैक्ट्स रट के बैठ सकते हो, पूरे वो 1000 पेजों की वो मनोरमा और ये पता नहीं कौन कौन से वो किताबें आती हैं. लाइक चॉइस इज योर्स. ईदर वेज यू विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस. या तो ये वाला रास्ता ले लो, टर्म समझ के कर लो, या फिर भैया सब कुछ रट के बैठ जाओ, मर्जी आप. एनीवेज, ऑलराइट. सो गाइज, दूसरा ही इसी के अंदर सोवरेनिटी वाले कंसेप्ट के अंदर ही आता है. यूनाइटेड नेशंस के अलावा एक दूसरा आप सबने सुना होगा कॉमनवेल्थ का. कॉमनवेल्थ के अंदर
जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, स्पेशली दीज आर दोज कंट्रीज विच हैव अर्लियर बीन पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। एंड कॉमनवेल्थ की जो हेड होती है वो क्वीन होती है। अभी क्वीन अपनी एलिजाबेथ द सेकेंड हेड है कॉमनवेल्थ की, परंतु कॉमनवेल्थ की कोई भी जो डिसीजन है या फिर कोई भी कॉमनवेल्थ की कोई भी चीज लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ का ये कंसेप्ट ही लीगली बाइंडिंग का, सोवरेनिटी के ऊपर इसका कोई लेना देना नहीं है। एनीवेज, हाँ, दूसरा कॉमनवेल्थ से रिलेटेड आपको जो कंसेप्ट पता नहीं, मैं बीच में यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बट यू शुड बी नोइंग, मे बी आगे बात छूट जाए। जैसे आपने सुना होगा कि एम्बेसडर्स होते हैं एंड हाई कमिश्नर्स होते हैं। COWMISSIONERS कमिश्नर्स, ठीक है। एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसडर्स जहां पे बैठते हैं, एम्बेसीज होती हैं, और हाई कमिश्नर्स जहां बैठते हैं हाई कमीशन होते हैं। हाई कमिश्नर्स होते हैं कॉमनवेल्थ कंट्रीज के और एम्बेसडर्स होते हैं बाकी सारी कंट्रियों के, ठीक है। दिस इज सिंपल कंसेप्ट, कई बार हम भूल जाते हैं इन सब चीजों को यार, स्पेलिंग और राइटिंग जस्ट प्लीज इग्नोर। एनीवेज, सो गाइज, आगे हम चर्चा करेंगे द वर्ड्स लाइक डेमोक्रेसी, ये बड़े जल्दी निपट जाएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी, रिपब्लिक और ये बाकी सारे टर्म्स पूरा हम प्रियामल करेंगे 3 दिन में। टुडे आई डोंट वांट दिस क्लास टू बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड अ लिमिट, एंड दैट्स व्हाई आई विल कॉल इट अ डे राइट हियर। बट बिफोर गोइंग अहेड and exiting the, so the word today is altruism. Altruism का मतलब होता है, एक तरीके से सबसे पहले समझे तो altruist होता है कोई भी व्यक्ति, altruist वो होता है जो selfish नहीं होता। Altruism उस concept को बोलते हैं, altruism is something where people understand that they need to do good for the society. Altruist people are those people who do good for others without wanting anything in return. जैसे एनजीओ वगैरह होते हैं या फिर स्वेच्छा से जो लोग काम करते हैं दूसरों की भलाई के लिए। आज कोविड के टाइम में दिस वर्ड मीन्स सेंट, इट्स कंप्लीटली लाइक, ये वर्ड आज के समय में जितने लोग जाने, जितने लोग इस शब्द पे काम करें उतना ज्यादा अच्छा है। ऑल्ट्रुइज्म का मतलब होता है दूसरों की भलाई के लिए अपनी फायदा ना फायदा नुकसान सोचे बिना काम करना। इसको याद कैसे करेंगे? एक तो ऑल्ट्रुइज्म एल आएगा यहाँ पे, तो ऑल्ट्रुइज्म एज आप समझ सकते हैं ओल प्लस से ट्रू से बना है ऑल्ट्रुइज्म, ठीक है। ऐसा नहीं है बट लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग द वर्ड एंड द मीनिंग। ओल का मतलब सब, ट्रू मतलब सच्चाई। भाई सब सच्चाई जान ली, सारी दुनिया देख लिया भैया, कुछ अपने लिए करके सेल्फिशता से भी कुछ मिलना नहीं है, सुख तो ऐसे मिलना नहीं है। सुख कैसे मिलना है? सारी सच्चाई जान के तो आपने पाया कि सुख तो तभी मिलेगा जब हम दूसरों के लिए स्वेच्छा से काम करेंगे, अपने फायदा चाहे बिना काम करेंगे। तो उस वर्ड का मतलब है ऑल्ट्रुइज्म। एंड दिस कंक्लूड्स द क्लास टुडे। आई एम सॉरी, बीच में मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। एनीवेज, एंड right here we conclude. So you need to ask any doubts or something, then you can contact me on Instagram. IG handle है मेरा jivitesh_saharan, jivitesh_SAHARAN. Email ID, you can contact me on I need more uc1@gmail.com. Okay, and I'll be very glad to answer to all your queries, and see you in the next one.